Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहूँगा साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान पर पहले, क्योंकि इमरान ख़ान की वकालत के लिए एतज़ाज़ अहसन साहब मैदान में आ गए हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब इसलिए मैदान में आए हैं कि उनको बहुत दुख हुआ इस बात पे कि जब लतीफ़ खोसा साहब इमरान ख़ान की वकालत कर रहे थे और जब जज साहब बात करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा जी मुझे 2 दिन का टाइम दे दें, मैं जेल के रूल्स पर जो तैयारी करके आऊँगा। इस पर बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोग भी नाराज़ हैं, सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा उनका मैं समझता हूँ तनकीद भी हो रही है। और लतीफ़ खोसा जैसा एक बड़ा काबिल आदमी, मालूम नहीं उसने ये बात क्यों कही कि जी मुझे तैयारी के लिए टाइम दिया जाए, और दो जबकि अदालत जो है उस पर बात करना चाह रही थी और वो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता। लेकिन मालूम नहीं क्यों कि इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा और फिर अदालत ने टाइम दे दिया, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब जो है बहुत सीनियर आदमी हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए एतज़ाज़ साहब जो है वो अब आ गए हैं और एतज़ाज़ साहब उनकी वकालत कर रहे हैं। एतज़ाज़ साहब ने मुझे ये बताया, आज मेरी एतज़ाज़ साहब से बात हुई तो एतज़ाज़ अहसन ने मुझे कहा कि यार वो एक तो मेरा पड़ोसी है, एक मेरा दोस्त है, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, लेकिन उसकी आँख जो है, आँख मतलब ख़राब हो गई है और उसको सेहत की सहूलियात फ़राहम नहीं की जा रही, इसलिए मैं उसकी वकालत करने के लिए आ गया हूँ। और जनाब इमरान खान की वकालत अब जनाब एतज़ाज़ अहसन साहब करेंगे। और मुझे बहुत यकीन है कि एतज़ाज़ अहसन साहब जिस तरह आसफ़ अली ज़रदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस लड़ते रहे और उनको रिलीफ दिलाते रहे, इसी तरह वो इमरान खान साहब को भी रिलीफ दिलाएंगे। इमरान खान साहब को आज जेल में 950 दिन पूरे हो गए हैं और वो एक जबर का मुकाबला कर रहे हैं, रियासती जबर का मुकाबला कर रहे हैं। 950 दिन इमरान खान साहब को हो गए हैं, मगर वो अपने असूलों पर डटे हुए हैं। वो पाकिस्तानी कौम के लिए डटे हुए हैं और वो पाकिस्तानी कौम से भी बहुत तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तानी कौम भी जो है वो असूलों पर डट जाएगी और उनकी हमायत करेगी। इमरान खान साहब ने इलाज के लिए कोई डील नहीं की। हुकूमत ने बार बार उनको ये कहा कि डील कर लें, और पाकिस्तान के वाहिद मैं समझता हूँ सियासतदान है इमरान खान, जिस तरह उन्होंने डट के जेल गुजारी और उन्होंने घबराए नहीं और न सिर्फ कोई डील की, जबकि बार बार उनको डील के लिए कहा गया कि जी आप डील जो है ना वो डील कर लें, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि आप सुप्रिटेंडेंट जेल को एक दरख्वास्त दे दें तो हम आपको बनीगाला मुंतकिल कर देंगे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। असल में इमरान खान के जो वकला हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा हैं, राजा सलमान अकरम हैं, सलमान सफदर साहब हैं, ये मामलात को उस तरह हैंडल नहीं कर सके जिस तरह इनको हैंडल करना चाहिए था। मालूम नहीं क्यों ये इस तरह कर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों की भी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए तो पीपल्स पार्टी की सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ज़िया-उल हक के साथ मिल गई थी, और अब भी ऐसे लगता है कि इमरान खान की पार्टी के जो अहम लीडर हैं वो किसी न किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, और वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो किरदार उनको अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि इस पर अलीमा खान साहबा ने खुलकर 1-2 दफ़ा बात भी की है, लेकिन बदकिस्मती है कि उन्होंने अभी तक वकला वो रोल अदा नहीं कर सके। अब एतज़ाज़ अहसन साहब आ गए हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि एतज़ाज़ अहसन जो हैं वो कुछ ना कुछ रिलीफ अदालतों से ज़रूर दिलाएंगे। बहुत मैं समझता हूँ 80 साल एतज़ाज़ अहसन जो है, और हर वक्त वो हक की बात करते रहे, और पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद वो पीटीआई और इमरान खान के लिए जब भी कोई मुश्किल वक्त आया उन्होंने हक की बात की। एक तो ये सूरत हाल थी, और इसके अलावा अब मैं जंग की सूरत हाल आपको बताना चाहता हूँ। ये जंग कब तक चलेगी? इराक, ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो जंग है, ये जंग कब तक चलेगी इसका तय करना अभी मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया जो है इस जंग की वजह से शदीद बहरान का शिकार हो गई है। ये ईरान की कामयाबी है, क्योंकि मईशत जो है वो गिर गई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, दुबई से लोग भाग रहे हैं, और दुबई एयरपोर्ट पर हज़ारों लोग जो हैं वो वहाँ लेटे हुए हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि कब उनको जहाज़ मिले और वो निकल जाएं। दुबई के बारे में ये जो समझा जाता था कि वहाँ अमेरिकन अड्डे हैं और दुबई जो है वो दुनिया का महफूज शहर है, वो बात गलत साबित हुई है। और वहाँ अमेरिकन अड्डे होने के बावजूद जब ईरान ने उन अड्डों पर अटैक किया तो उनको कोई महफूज नहीं बना सका। तो मैं ये समझता हूँ कि अब दुबई से सरमायाकार भाग रहे हैं, और अब दुबई को अपनी हैसियत दोबारा बहाल करने के लिए कई साल चाहिए। और ये मैं समझता हूँ ये सारी ईरान की कामयाबी है। ईरान ने
अब हरमस भी को भी बंद कर दिया है, और वहाँ पर अब उन्होंने माइंस लगा दी गई हैं, बारूदी सुरंगें लगा दी गई हैं। जो जहाज़ वहाँ से गुजरेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। फिनलैंड के एक जहाज़ को उड़ा दिया गया है जो वहाँ से कार्गो लेके गुजर रहा था। तो ये जंग जो है ये आने वाले दिनों में क्या शक्ल अख्तियार करती है, मैं समझता हूँ ईरान जो है वो मुसलसल जंग जीत रहा है। बेशक बहुत बड़ी तबाही कर दी है तेहरान ने, लेकिन तेहरान की जानिब से और इनकलाब ईरान पासदारान इनकलाब की जानिब से जो जवाब दिया गया है, उन्होंने तल अवीव की ईंट से ईंट बजा के रख दी है। यही वजह है कि इजरायली जो हैं उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि कोई वीडियो नहीं बनाई जा सकती, कोई वीडियो अपलोड नहीं की जा सकती। इसी तरह यूएई में भी यही हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने वहाँ वीडियोस बनाई या अपलोड की। सऊदी अरब ने भी पाबंदी लगा दी है और इसराइल ने भी पाबंदी लगा दी है। अब मैं समझता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद बड़े घबराए हुए हैं, वो बड़े परेशान हैं कि वो क्या करें। कभी वो मजहबी पादरियों का सहारा लेते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक झूठे आदमी है, वो झूठ बोलते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, उसकी बात पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि जो ईरान ने जो जंग का तरीक़ा कार और जो हिकमत अमली बनाई है वो बहुत कामयाब हिकमत अमली गई है। जंग वो ईरान की जानिब से जंग को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो 30 या 31 यूनिट उन्होंने अपनी फ़ौज के बनाए हैं, और हर फ़ौज का यूनिट का जो हेड है वो खुद जिम्मेदार है कि उसने क्या फ़ैसला करना है। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद कभी ये नहीं हुआ कि भाई अब ऊपर से मरकज़ से कोई मैसेज नहीं आ रहा हमने क्या करना है या हमने किस तरह एक्शन करना है। किसी ने कोई पूछने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि सबको पता था कि हमने क्या एक्शन करना है, और वो मुसलसल एक्शन कर रहे हैं। मिसाइल उसी तरह चल रहे हैं, और जिस तरह ये जंग जो है ये लंबी होती गई, लिंगर ऑन होती गई, ये जंग का अरसा जितना तवील होता जाएगा इतना ही ईरान को कामयाबियाँ मिलती जाएंगी, और अमेरिका और इसराइल जो हैं वो उतना ही नुकसान में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। ये जंग बुनियादी तौर पर ईरान जीत चुका है। दुनिया की मौशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सऊदी अरब जो है उसकी तेल की सप्लाई बंद हो गई है। इराक और कुवैत की जो तेल की सप्लाई थी वो बंद हो गई है। कतर की जो है गैस की सप्लाई बंद हो गई है। तो पूरी दुनिया मौशी बहरान का शिकार हो गई है। ऐसी सूरत में अब ये कहना कि जी ये बहुत इन्होंने समझा था कि आसानी है कि जी हम ईरान में रजीम चेंज कर देंगे। अब मुझे ये लगता है कि शायद ईरान में तो रजीम चेंज नहीं होगी। अब ये जंग अमेरिका और इसराइल हारेगा तो वहाँ जो है रजीम चेंज ज़रूर हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से मामलात निकलते जा रहे हैं। इसी तरह बहरीन में जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी ख़राब है, और बहरीन में भी लोग सड़कों पर हैं, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, और इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि बहरीन में भी रजीम चेंज हो जाए। अमेरिका ने जो अरब ममालिक में अड्डे बनाए थे वो अड्डे अब अमेरिका को मैं समझता हूँ उन अरब मुल्कों के लिए एक वबाल जान बन गए हैं। उन्होंने तो ये समझा था कि ये अड्डे जो हैं हमें महफूज बनाएंगे, मगर वो अड्डे अब जो हैं उनके लिए एक वबाल जान बन गए हैं, उनके लिए ख़तरा बन गए हैं, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन अड्डों की मौजूदगी में उनका सब पेट्रोल बंद हो गया है और गैस बंद हो गया है। ये ईरान की जो हिकमत अमली है कि पेट्रोल को बंद कर दिया जाए, सप्लाई बंद कर दी जाए, गैस की सप्लाई इनकी बंद करा दी जाए, इससे दुनिया प्रेशर में आएगी और अमेरिका को कहेगी कि आपने तो हमें भी मरवा दिया। और अब अरब ममालिक ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप तो डूबे हैं और हमें भी लेके डूब रहे हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। नेतन्याहू भी परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, क्योंकि इनको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिल रही। दूसरी जानिब जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो उसी वक्त ईरान ने ये सीखना शुरू कर दिया था कि अमेरिका किसी वक्त हमारे पास भी आएगा और इसी तरह हम पे हमला करेगा। उनके उस वक्त एक मेजर जनरल थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जाफरी। उन्होंने इराक पर जो अमेरिकी अटैक था उसको बहुत गौर से देखा, और आपने देखा होगा कि जब इराक पर अटैक हुआ और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा कारपेटिंग बमिंग की, और उसके बाद जब सद्दाम हुसैन और उनके साथी इधर उधर हो गए तो उनकी फ़ौज को कोई सेंट्रल कमांड से वहाँ कोई मैसेज नहीं मिल रहा था, और फ़ौज लड़ी नहीं, और सारी की सारी अमेरिकन फ़ौज जो है वो इंटर हो गई, और ऐसे लगा कि चंद लम्हों में जो है इराक जो है वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो बगदाद पर कब्ज़ा करने के बाद जो सूरत हाल सामने आई, ये जो ईरानी मेजर जनरल थे मोहम्मद अली जाफरी, इन्होंने ये सारी सिचुएशन देखी कि ये किसी न किसी दिन अमेरिका ईरान पर भी हमला कर सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा जंगी प्लान बनाया जिसमें उन्होंने अपनी जंगी कमान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 31 हिस्सों में
اپنی جنگ کی جو حکمت عملی ہے اور اپنے جو کورز ہیں ان کو 31 حصوں میں علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیا گیا، اور ہر کور کے ہیڈ کو یہ کہا گیا کہ وہ اگر کہیں سپریم لیڈر کی شہادت ہو جاتی ہے، کوئی مرکز سے میسج نہیں آتا، تو آپ نے خود جنگ جاری رکھنی ہے، آپ نے خود یہ دیکھنا ہے۔ اور ان شہروں میں، جن شہروں میں انہوں نے مختلف یونٹ اپنے بنائے ہیں فوج کے، ان شہروں میں انہوں نے اپنا کیا نام ہے پروڈکشن بھی بنائی ہوئی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی طیران سے میزائل آئیں گے تو پھر فائر ہوگا، وہ وہیں میزائل بناتے ہیں اور وہیں فائر کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایران ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ دوسری جانب ان کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے، بہت پریشان ہے، اور وہ مختلف جو ملکوں سے اسرائیل جو ہے وہ اسلحہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلسل اس کو ناکامی ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے، مگر ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس جنگ کو کسی نہ کسی طرح طول کیا جائے، کیونکہ اس جنگ میں جتنی طوالت آئے گی اتنا ہی امریکہ اور اسرائیل کا نقصان ہوگا، دنیا کو نقصان ہوگا۔ عرب ممالک جو ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہیں، اور اب عرب ممالک تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کر لی ہے جو امریکنز اڈے بنائے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم آپ کو سیو کریں گے، وہ سیو کرنے کی بجائے ان کے لیے خطرہ بن گیا۔ جس طرح آپ دبئی میں دیکھیں کہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں نے دبئی میں، امارات میں آ کے دفاتر بنائے، وہاں سرمایہ کاری کی۔ اب وہ ساری صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ سرمایہ کار جو ہوتا ہے ناظرین، وہ اس پرندے کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک درخت پر سارے پرندے آ کے جمع ہو جاتے ہیں، آپ نے اگر ایک پتھر پھینک دیا تو ایک ہفتہ تک پرندے اس پر نہیں آ کے بیٹھتے۔ اسی طرح سرمایہ کار جو ہوتے ہیں ان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کا سرمایہ ڈوبنے والا ہے تو پھر وہ اس ملک سے نکل جاتے ہیں، اور اس ملک پر پھر وہ ایک طویل عرصہ نہیں آتے۔ یہی وہ بات ہے کہ ابو ظبی اور امارات کو اب وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت طویل عرصہ لگ جائے گا، اور اب شاید ان کی ترقی اس طرح نہیں ہو پائے گی جس طرح پہلے ہو رہی تھی۔ تو اس جنگ میں جہاں ایران کو نقصان ہوا ہے وہاں اسرائیل کی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور عرب ممالک اور وہ مسلمان حکمران جو خاموش بیٹھے رہے ہیں ان کو بھی کافی نقصان ہوا ہے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایران پر انہوں نے یہ کامیاب ہو گئے تو اسرائیل رکے گا نہیں، وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن ایرانی قوم نے جس طرح مقابلہ کیا ہے، جس طرح وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک دنیا کے سپر طاقت کو کے سامنے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ ان کو بھرپور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ آنے والے دنوں میں جنگ کی کیا صورتحال بنتی ہے ناظرین، یہ میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کروں گا، اور میرے پاس 2-4 چیزیں ایسی بھی ہیں جو مختلف سرکاری اداروں میں جو کرپشن کی جو صورتحال بن گئی ہے اس پر بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ویلاگ کر کے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔